बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में कई जगह AQI जो है वो 500 के करीब पहुंच गया है। रोहिणी और वजीरपुर में AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। गाजियाबाद, नोएडा में भी गंभीर स्तर पर वायु प्रदूषण की वजह से हाइब्रिड मोड में स्कूल चलाए जाएंगे। दिल्ली में उड़ानों पर भी कोहरे का असर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे भी जो AQI है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रोहिणी और वजीरपुर में AQI 500 के करीब है। गाजियाबाद, नोएडा में भी गंभीर स्तर पर वायु प्रदूषण। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई जगह AQI 500 के करीब है, 400 के पार भी है। नोएडा की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में भी गंभीर श्रेणी में है वायु प्रदूषण से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहां पर हम आपको अलग अलग जगह का जो AQI है वो बता रहे हैं। द्वारका की बात करें तो द्वारका में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अक्षरधाम में जो AQI है वो 493 के पार है। 12 खंबा रोड की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। पंडित पंत मार्ग में 417 दर्ज किया गया है AQI। तो वहीं सरदार पटेल मार्ग और बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीरें भी बता रहे हैं कि वहां के हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कोहरे और धुंध की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से 169 उड़ानों के देरी से चलने की जानकारी मिल रही है। देरी से उड़ान की जानकारी यहां मिल रही है। 169 उड़ानों पर असर पड़ा है और ये सब हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से। दिल्ली NCR में कोहरे का कहर लगातार जारी है और न केवल कोहरे का कहर बल्कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद खराब है। बहरहाल दिल्ली NCR में कहीं ना कहीं ग्रेफ 4 लगा दिया गया है और तमाम जो क्लासेज हैं उनको हाइब्रिड मोड पर किया गया है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देखिए चारों तरफ फिलहाल सफ़ेद कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि मौसम विभाग की तरफ से ये बताया गया था कि जो हवाओं में नमी है उसकी वजह से जो कोहरा है वो बढ़ेगा, लेकिन सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार बेहद धीमी हो गई है और जो भी गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ही गुजर रही हैं, क्योंकि कोहरे की जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है और इसलिए गाड़ियां बहुत धीमे चल रही हैं। हालांकि इस कोहरे की वजह से जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। ट्रेन, एयरपोर्ट्स और तमाम ऐसे जो यातायात हैं उनमें भी कहीं ना कहीं देरी रिकॉर्ड की गई है। कोहरा शुरू होते ही अब हादसों की शुरुआत भी हो गई है। शनिवार को बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे हुए तो घने कोहरे की वजह से रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। सबसे भयानक हादसा हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। नेशनल हाईवे 352 पर कोहरे की वजह से 4 बसों में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि किसी बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, किसी बस का कांच चकनाचूर हो गया। बताया गया कि कोहरे की वजह से सड़क नहीं दिख रही थी, इसलिए 3 से 4 बसों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तो दूसरे दिन भी कोहरे का कोहराम जारी रहा। दादरी GT रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं, जिसकी वजह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और कई लोगों को गंभीर चोट आई। हरियाणा के चरखी दादरी में कोहरे की वजह से स्कूल और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए तो वहीं 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत भी हो गई। आमने सामने हुई ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल बस के परखच्चे उड़ गए। बस की हालत देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के दौरान मंजर क्या रहा होगा। इस हादसे में निजी स्कूल की 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई, जबकि 20 स्कूली छात्राओं के अलावा स्कूल टीचर और दोनों बसों के ड्राइवर भी घायल हो गए। आज सुबह दादरी के आर्यन स्कूल की 4 बसें झज्जर के प्रतापगढ़ फॉर्म पर टूर के लिए निकली थी। कोहरे के चलते बिरोहड़ रोड के पास बस की सीधी टक्कर रोडवेज बस से हो गई। वहीं सोनीपत में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। KMP एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और उन गाड़ियों में सवार लोग घायल हो गए।
टक्कर इतनी तेज थी कि कार ही नहीं ट्रक का अगला हिस्सा भी पिचक गया। कार तो पूरी तरह से टूट गई थी। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बहुत खराब हो गई, जिन्हें रोहतक के पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायलों में पुरुषों के साथ बच्चे और महिलाएं भी थीं। यह हादसा सोनीपत से गुजरने वाली केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुआ। घायल एक महिला ने बताया कि बागपत से हरियाणा आते वक्त अचानक कोहरा घना हो गया और गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यूपी के मथुरा में भी कोहरे की वजह से 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया था। कार का इंजन भी तहस नहस हो गया। इस हादसे के बाद कई लोग गाड़ियों में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायल को कार से निकालने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अचानक कोहरे की दस्तक से यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे हुए। कहीं पर बस में टक्कर हुई तो कहीं पर एक के बाद एक कई कारें टकरा गई। 1, 2, 3 और 4 यूपी के ग्रेटर नोएडा में इसी तरह कई कारें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। हादसा दादरी जीटी रोड पर हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और काफी देर तक हाईवे जाम रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया। उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से आकर घुस गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई और कंडक्टर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तेज टक्कर की वजह से ट्रक का सामान सड़क पर बिखर गया था। बस जयपुर से लखनऊ जा रही थी। यूपी के हमीरपुर में भी कोहरे की वजह से कोहराम मच गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बांदा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिहार के रोहतास में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब एक बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। पहले तो गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सड़क पर ही बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने पीड़ित परिवार के मुआवजे की मांग की। इस दौरान सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। करीब 2 घंटे बाद पुलिस से मिले आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क खोली। बताया जा रहा है कि पिकनिक से लौट रही छात्रों से भरी बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बस चालक बस को भगाने लगा। इसी बात से लोगों ने बस का पीछा कर उसे रोक लिया और सभी छात्रों को सुरक्षित उतारकर बस में आग लगा दी। वहीं पुलिस अब फरार बस चालक की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक युवक में जान आ गई। अचानक युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था, लेकिन पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए उसे सीपीआर दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि सम्मेलन में शामिल होने गांव नरवल से आया युवक अचानक जमीन पर गिर गया। पहले घबराहट, फिर हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी महेश प्रजापति एक्शन में आ गए और युवक को सीपीआर देना शुरू कर दिया, जिसके कुछ देर बाद युवक ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। उससे पहले तो ये लगा कि युवक बचेगा भी कि नहीं। फौरन लोगों की मदद से पुलिसकर्मी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं महेश प्रजापति ने न सिर्फ मानवता की मिसाल पेश की, बल्कि युवक की जान बचाकर दिलेरी का काम दिखाया। इलाके में उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। देहरादून में डाक पत्थर के पास पिकनिक स्पॉट पर गए लोग अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से फंस गए। सूचना पर पहुंची एसआरडीएफ की टीम ने सभी का सफल रेस्क्यू किया। पानी का बहाव अचानक इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए नदी पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ऐसे में डाक पत्थर के कटा पत्थर में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए और रस्सी के सहारे से एक एक कर सभी लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किल आई, लेकिन उत्तराखंड एसडीआरएफ के जाबाज जवानों ने टॉर्च की रोशनी में गंभीरता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसडीआरएफ की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं लोगों ने एसडीआरएफ टीम के साहस और सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। घटना के बाद प्रशासन ने भी नदी नालों के आसपास जाने से बचने और अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। और अब बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज आएंगे दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नवीन। एयरपोर्ट में नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में भी उनका
सम्मान किया जाना है। और कल इस बात का ऐलान हुआ था कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका सम्मान किया जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। नितिन नबीन के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट भी किया था और बताया था कि जो उनका अनुभव है वो कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम करेगा। और आज पहली बार अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनका बीजेपी हेडक्वार्टर में सम्मान किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया, और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को इस मुकाम पर काम करने का अवसर दिया है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बस यही कहूँगा कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो विचार रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का जो हम लोग के काम करने के जो तरीके रहे, निश्चित रूप से उसको कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को विशेष प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं सर? वो तो हम लोग अभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे, लेकिन कहीं न कहीं संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं का विकास और साथ ही साथ नए नेतृत्व का सृजन करना। जो हमारे करीब 20 राज्य एनडीए के सरकार के हैं, उन राज्यों में केंद्र की और राज्य की योजनाओं को नीचे तक जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से ताकत और मेहनत से काम करें, इसका पूरा संगठन में भी सहयोग। मोदी जी, अमित शाह ने आप पर बड़ा विश्वास जताया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जी का बहुत। बीजेपी नेतृत्व ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर फिर चौंका दिया। जैसे ही नितिन नबीन के नाम की घोषणा हुई, बीजेपी कार्यकर्ता और उनके समर्थक जश्न में डूब गए। संघ के करीबी और कई पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके नितिन नबीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार के पटना में जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, ढोल नगाड़े पर कार्यकर्ताओं ने त्योहार की तरह उत्सव मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नबीन ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से उसको कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को, कार्यकर्ताओं का विकास और साथ ही साथ नए नेतृत्व का सृजन करना। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना के पार्टी कार्यालय पहुंचे नितिन नबीन। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे नितिन नबीन की मेहनत भी थी और पार्टी ने उनको इसका इनाम दिया है। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। आरजेडी ने भी नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। पहले बिहार में बीजेपी की जीत और अब बिहार से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी में जश्न दोगुना हो गया। बिहार बीजेपी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसे गर्व का पल बता रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, काम करने की विशेषता है। यहाँ बूथ लेवल का वर्कर गृह मंत्री देश का बन सकता है, यहाँ एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि नितिन नबीन के चयन के जरिए पार्टी ने संगठन को और भी धारदार बनाने का संदेश दिया है। पूरे देश के युवाओं में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरा से और ऐसे नेतृत्वकर्ता से संगठन को और भी धारदार और मजबूत बनाएगी। आरजेडी ने भी एक बिहारी को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई है और कहा कि नितिन नबीन का चयन होना गर्व की बात है। हम लोगों को भी खुशी है कि बिहारी को पहली बार बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला है। बीजेपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों ने भरोसा जताया है कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी।
बढ़ते हैं आगे, लद्दाख के द्रास की बात करते हैं, जहां बर्फबारी के चलते एक हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलते चलते एक टैंकर खाई में गिर गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टैंकर पहले लेफ्ट साइड में झुका और फिर सड़क पर पलटने के बाद सीधे नदी में गिर गया। ये पेट्रोल टैंकर इस वजह से अनियंत्रित हुआ क्योंकि सड़क पर बर्फ जमा थी। टैंकर चला रहा ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हादसा हो गया। द्रास वॉर मेमोरियल के पास सड़क पर बर्फ आ गई है, जिसके चलते गाड़ियां फिसलती रहती हैं। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि हादसे में टैंकर ड्राइवर की जान बच गई। राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर दो सांडों के बीच दंगल शुरू हो गया। दंगल के चलते राहगीर परेशान हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बीच सड़क पर लड़ते इन दोनों सांडों के चलते गाड़ियां रुक गईं। लोग हॉर्न बजाते रहे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। पहला राउंड खत्म हुआ तो ये सांड कुछ सेकंड के बाद फिर से भिड़ गए। एक शख्स ने इन पर पानी डाला तो ये अलग हो गए। राहगीरों ने इन्हें दौड़ाया तो ये एक ही दिशा में भागे और बस के पीछे पहुंचते इन दोनों के दंगल का तीसरा राउंड शुरू हो गया। इनके डर से एक युवक बाइक सड़क पर छोड़कर भाग गया। इसके बाद दोनों सांड दो कारों के बीच में फंसकर आपस में उलझ गए, जिसके चलते कार का शीशा भी टूट गया। बिहार के नवादा में कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन अब पुलिस वालों की तबीयत बिगड़ गई है। नालंदा का रहने वाला कृष्णा पासवान आर्म्स एक्ट के साथ साथ कई गंभीर मामलों में आरोपी है। 12 दिसंबर को उसे जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब जिस बेड पर उसे भर्ती कराया गया था वहां सिर्फ उसकी चादर बची है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि कृष्णा पासवान टॉयलेट जाने के बहाने बाहर आया और जब टॉयलेट से बाहर निकला तो वार्ड में जाने की बजाय सामने बने महिला शौचालय में गया और वहां से खिड़की के रास्ते फरार हो गया। सीसीटीवी में नजर आया कि अस्पताल के पिछले हिस्से से कृष्णा पासवान बड़े आराम से निकल गया। लापरवाही ये भी रही कि कैदी के हाथ में न तो हथकड़ी थी और न ही कोई पुलिस वाला उसके साथ था। इसी का उसने फायदा उठाया और भाग निकला। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिजली की तारों में फंसकर या चिपककर पक्षियों की मौत हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया है जो आपके दिल को छू लेगा। वीडियो में नजर आया कि एक कबूतर का पैर बिजली के तार में फंस गया था। वो चाहकर भी उड़ान नहीं भर पा रहा था। लोगों ने शोर मचाया, कंकड़ फेंके, लेकिन कबूतर नहीं उड़ा क्योंकि उसके पैर तार में लिपटे पतंग वाले धागे में फंस चुके थे। कुछ देर बाद कबूतर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वो तार से उल्टा लटक गया। इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। लोगों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग ने सप्लाई बंद की और फिर शुरू हुआ कबूतर का रेस्क्यू ऑपरेशन। एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर कबूतर के पास पहुंचा, उसके पैर से धागा निकाला और कबूतर को सुरक्षित नीचे ले आया। यूपी के हापुड़ में 3 दिन पहले सूटकेस में एक लड़की का शव मिला था। अब पुलिस ने उस लड़की की शिनाख्त भी कर ली है और इस वारदात में शामिल पति पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया है। जांच में पता चला कि सोनिया झारखंड की रहने वाली थी और रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता को गिरफ्तार किया है। अंकित और कलिस्ता झारखंड से गरीब लड़कियों को लेकर आते थे और दिल्ली एनसीआर में उन्हें मेड का काम दिलाते थे। इन दोनों ने मेड सप्लाई के नाम पर एक कंपनी भी बनाई हुई थी। सोनिया को भी इसी काम के लिए झारखंड से लाया गया था, लेकिन उसे देखकर अंकित की नीयत डोली और उसने सोनिया के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। पूछताछ में पता चला कि जब सोनिया थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही थी, तब पति पत्नी घबरा गए और लाठी डंडे से पीटकर सोनिया की हत्या कर दी। पर जब उसको लगा कि ये मेरी शिकायत कर देंगी, वो धमकी देती, तो अपनी पत्नी कलिस्ता, जो कि स्वयं झारखंड की रहने वाली है, उसके साथ मिलकर के डंडे से इसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को सूटकेस में पैक किया और घर से 30 किलोमीटर दूर फेंक आए। यूपी के गोरखपुर में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जीवाड़े के सहारे ही इसने 4 गर्लफ्रेंड बनाई थी, जिनमें से 3 प्रेग्नेंट हैं और अब इंसाफ मांग रही हैं। गोरखपुर पुलिस ने जिस फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया उसका नाम ललित किशोर है, जो गौरव कुमार सिंह के नाम से फर्जीवाड़ा करता था। बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला गौरव 40 से ज्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। 4 राज्यों में इसने जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि एक-एक कर लोग इसके शिकंजे में फंसते चले गए। ये जहां भी जाता नीली बत्ती और लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर जाता, ताकि लोगों को इसके फर्जीवाड़े पर शक तक न हो।
इसने अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा गनर और फर्जी अधिकारी रखे थे। हर रोज लाखों रुपए खर्च करता और लोगों को डरा धमकाकर ठगी करता। पिछले 3 महीने से पुलिस को इसकी तलाश थी, जो अब खत्म हो गई है। अब पता चला है कि उसने फर्जी आईएएस के सहारे 4 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। हैरानी की बात यह है कि इसके पिता बिहार में मजदूरी करते हैं। 3 साल तक इसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और जब फेल हो गया तो फर्जी आईएएस बनकर लोगों को चूना लगाने लगा। यूपी के अमरोहा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो फर्जी रेप केस में फंसाकर लोगों से पैसे वसूलता था। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। इस गिरोह की सबसे अहम किरदार ये महिला थी, जिसके सहारे ये लोगों को फंसाते थे और फिर रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते थे। एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पहले बंधक बनाया गया और फिर 1.25 लाख रुपए वसूले गए। शिकायतकर्ता ने दरोगा नितिन कुमार वर्मा और 2 सिपाहियों पर भी आरोप लगाए, जो अभी तक फरार हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर हैं जबकि एक पीआरडी जवान है। एसआई नितिन है, ये थाना सिंभावली जनपद हापुड़ में तैनात है। इन्होंने अपने साथी खालिद के साथ वादी नईम के साथ वसूली करने का प्लान बनाया था। खालिद पहले से ही नईम को जानता था, उसको पता था ये इजी टारगेट है, इससे इस प्रकार की वसूली की जा सकती है। यानी वर्दी की आड़ में अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। पंजाब के लुधियाना से 2 महिलाओं की बहादुरी का वीडियो सामने आया, जहां 2 लुटेरों ने महिलाओं को शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके शातिर मंसूबे पूरे नहीं हो सके। चलती फिरती सड़क पर बदमाशों की करतूत का सबूत आपके सामने है। इस वीडियो में 2 महिलाएं स्कूटी में जाती दिखी, तभी मौका देखकर बाइक सवार बदमाश उसके करीब आए और चलती बाइक से पर्स छीनने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। दोनों महिलाओं ने डटकर इन सड़क छाप लुटेरों का मुकाबला किया। जब वो चलती बाइक से मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो फिर एक बदमाश नीचे उतरा। नकाबपोश लुटेरे ने हथियार निकालकर डराने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने भी हार नहीं मानी। वो चिल्लाने लगी और अपने सामान की रक्षा करती दिखी। आखिर में इन लुटेरों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। इस दौरान जहां महिलाओं लुटेरों में खींचतान हो रही थी, वहीं एक कार खड़ी थी, लेकिन कार सवार नीचे नहीं उतरा बल्कि मौके से भाग गया। दिल्ली के मानसरोवर थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी की पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मंदिर डीडीए फ्लैट परिसर में बना था। 2 लड़कों पर हत्या करने के आरोप। हत्या की खबर मिलते ही हंगामा मच गया और मृतका के घर में चीख पुकार। बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए और हंगामा करने लगे। आरोप है कि 2 हमलावरों ने सिर में चाकू मारकर पुजारी की पत्नी की हत्या कर दी। उनको मौका नहीं दिया, जब उनको मार के सीधे प्रहार कर दिया। दोपहर 12 बजे पुलिस को हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और बॉडी को कब्जे में लिया। मृतका कुसुम शर्मा की उम्र 48 साल थी। हमले के दौरान घायल दूसरी महिला ने बताया कि बदमाश आते ही हमला करने लगे। फरसा तो जो भी था इतना बड़ा था, उन्होंने मारना शुरू करा। फिर जैसे मैंने डंडा उठा मारने को से उनने मेरे मारा। मैंने डंडा ऐसे नु करा, जैसे मतलब कुर्सी बैठी थी, खड़े होकर डंडा ऐसे करा, उनने मेरे सिर में मारा जड़ दे। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हत्या कर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने टीम बनाकर कुछ घंटों में अंचल सक्सेना नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र का अहिल्या नगर एक बार फिर चर्चा में है। वजह है एक आदमखोर तेंदुआ एक बच्चे को उठाकर ले गया। गांव वालों में दहशत है तो परिवार वालों का बुरा हाल। 4 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। आदमखोर आधी रात में आया और घर के चौखट पर खड़े इस बच्चे को उठा ले गया। बच्चा अपनी दादी के साथ था, क्योंकि दादी घर के काम करने में व्यस्त थी। इस दौरान यह आदमखोर चुपके से घर के बाहर घात लगाए बैठा था। जैसे ही इसने बच्चे को अकेला देखा और झपट्टा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घर के पास लगे सीसीटीवी में ये दिखाई दे रहा ये तेंदुआ काफी देर तक घर के बाहर घूमता हुआ भी दिखाई दिया। बच्चे की मौत के बाद संगनेर तहसील में लोग काफी आक्रोशित हैं। हालांकि वन विभाग ने 2 दिन पहले ही अहमदनगर में तेंदुओं को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे लाए गए हैं। इस घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। यूपी के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक रोटियों पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल है। बाबू खान नाम का ये कारीगर रोटियां बनाता और तंदूर में डालने से पहले उन पर थूकता। ऐसा वो हर बार करता। रोटियां बनाता, फिर थूकता और तंदूर में डाल देता। इस मुस्लिम होटल में कुछ लोग जब खाना खाने पहुंचे तो उन्होंने कारीगर की इस घिनौनी हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और होटल मालिक और कारीगर बाबू खान को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
हालांकि होटल मालिक का कहना है कि उनका होटल बहुत पुराना है, जबकि कारीगर 2 महीने पहले ही आया है।